हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी। तो अभी पहले तो आपका बार बार इसी पे ध्यान जाएगा, तो मैं पहले बता देता हूँ। ये मैं उसमें इंक डाल रहा था मार्कर में, तो उसमें से इंक थोड़ा निकल गई थी, तो इस वजह से ये निशान रह गया। तो पहले बता दिया, बाद में बार बार कमेंट करते ना। चलिए, कोई बात नहीं। हमने फिजिक्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, ऊष्मीय प्रसार। फोर्थ ग्रेड के रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, बता दिया था मैंने, साथ के साथ मैं रिप्लाई दे भी रहा हूं जो मेरे को पता है। रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम डेट आउट हो चुकी हैं, एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं, तो वो अपने डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बता दिया था। और ग्रुप डी का रिजल्ट भी आने वाला है, वो भी बता दिया था। लैब असिस्टेंट का रिजल्ट जो एग्जाम है वो भी 9 और 10 को है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होते हैं, उसकी फिर एक मैं इंफॉर्मेशन वीडियो या उस पर जो आपके लिए निर्देश होंगे उसकी जो वीडियो है उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है। सीईटी की जो बड़ी हमने अपडेट बताई थी, तो मैंने उसमें एक बात बताई थी कि इस बार जो सीईटी होगी वो बहुत मतलब कठिन परीक्षा, जो प्रश्न होंगे वो आसान नहीं होंगे, थोड़े हाई लेवल के प्रश्न होंगे। तो अपनी तैयारी को भाई उस हिसाब से करें, तो तभी जाकर सीईटी में पार पड़ेगी। क्योंकि आलोक राज जी ने स्पष्ट बोल दिया कि इस बार प्रश्न होंगे वो आसान नहीं होंगी, प्लस ऊपर से आपके नेगेटिव मार्किंग भी होगी। कि क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग। देखा जाए तो सीईटी में कभी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं थी, और धीरे धीरे वैसे देखा जा रहा है तो बच्चों के साथ एक प्रकार से अन्याय सा हो रहा है। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इधर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, उधर को संविदा पर कर दिया, इधर सीट इतने, उधर जो पहले तो भर्तियां निकाल रहे उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रखी है, पटवारी ग्राम सेवक की ज्वाइनिंग अटका रखी है। पता है, समझ में नहीं आ रहा बच्चे क्या करें क्या नहीं करें। ऊपर से जो फैमिली प्रेशर होता है वो अलग अलग चीजों का सामना करना पड़ता है। पर चलो कोई बात नहीं, हमें अपनी वो सारी चीजों को छोड़कर हमें अपनी मेहनत करनी है। आज अपने केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। केमिस्ट्री के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, रसायन विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कार्बनिक रसायन। अगर ये कार्बन रसायन विज्ञान बच्चों को समझ में आ गई तो उसके लिए केमिस्ट्री हलवा है। उसके लिए केमिस्ट्री क्या है? हलवा। मतलब बहुत इजी है। और जिसको ये कार्बनिक रसायन विज्ञान की ये कंसेप्ट, ये क्लास नहीं समझ में आई, तो उसको ये केमिस्ट्री तो पहाड़ जितनी बड़ी है। लेकिन आप इस क्लास से जुड़े हो तो पेशेंस बना के रखना, पेशेंस बना के रखना। ऐसे नहीं है एक दिन में कुछ नहीं समझ में आएगा। हमें भी बहुत टाइम लगा था ये चीजें सीखने में, तो आपको एक दिन में समझ में नहीं है, लेकिन मैं आपको चीजें आसान करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। तो कार्बनिक रसायन, एक एक शब्द पर बात करेंगे। तो करते हैं शुरू। कार्बनिक रसायन। अब नाम आ गया कार्बन, तो सीधी सी बात है, इसमें हम ज्यादा कार्बन की बात करेंगे, यानी कि जितने भी कार्बन से बने हुए यौगिक होते हैं उनकी बात करेंगे। और कोई भी नया यौगिक, अपने नया तत्व नहीं उठाएंगे। इसमें मेनली अपने कार्बन पर अपना फोकस रहेगा। कार्बन से जितने भी यौगिक बनते हैं सभी की चर्चा करेंगे, कैसे क्या होता है वो सारी चीजें हम बात करेंगे। तो पहला कंसेप्ट आपको यही क्लियर हो गया। क्या हो गया? कि इसमें कार्बन से बने हुए यौगिक पर हम चर्चा करें। चलिए, कार्बनिक रसायन। अब इसका नाम देखो, कार्बनिक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनिक। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक। रसायन का मतलब केमिस्ट्री। ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक को आप जब बोलते हैं ना कि ऑर्गेनिक खेती करो, तो कार्बनिक को आप जैव भी बोल सकते हो। क्या बोलते हो? जैव भी बोल सकते हो। तो कार्बनिक रसायन का दूसरा नाम क्या होता है? जैव रसायन। क्या नाम होता है? जैव रसायन। ये आपका पहला पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो कमेंट सेक्शन में। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बाद में ये सारा स्लाइड खराब हो जाएगी। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। करते हैं शुरू। मैं एक एक लाइन को साथ में समझाता चलूंगा, साथ में उसको मिटाता चलूंगा, ताकि अपने पास जगह बची रहे समझाने के लिए। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे। कार्बनिक रसायन में हम किसका अध्ययन करेंगे? हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो उसमें मुख्य तत्व कार्बन होता है। ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई। चलिए, अब एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक पदार्थ महान शक्ति प्रभाव से बनते हैं। ये बात आप पहले स्टार लगाओ। बर्जीलियस एक वैज्ञानिक था। इसने क्या बात बोली थी कि जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो किससे बनते हैं? महान शक्ति प्रभाव से। यानी कि बहुत ज्यादा ऊर्जा, बहुत ज्यादा शक्ति से ये यौगिक का निर्माण होता है। आप इसे आसानी से नहीं बना सकते। ये बात किसने बोली थी? बर्जीलियस ने बोली थी।
अब वही बात, जहां केमिस्ट्री वहां अपवाद, जहां केमिस्ट्री वहां अपवाद। तो वही बात है ना, एक किसी ने बात बोली है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो पहले उसको बना लो, बाद में सुधार लेना। पहले बना लो फिर सुधार लेना। ठीक है, तो आप कोई भी काम अगर करना चाहते हो तो पहले उसको जैसा आपसे बन रहा है वैसा बना लो, बाद में जैसे आपने एक बार उसको बना लिया, बाद में उसमें सुधार करते रहो। कोई भी जैसे अपने घर बनाते हैं या अपने कोई कुछ भी चीज बनाते हैं, तो पहली बार तो वो खराब भी बनती है, बाद में हम उसमें कमियों को निकालकर उसमें सुधार करते जाते हैं। तो यही सेम टू सेम केमिस्ट्री में होता है, पहले बना लो बाद में सुधार लेना। तो बर्जीलियस ने क्या बोला कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो महान शक्ति प्रभाव से बनते हैं। किससे बनते हैं? महान शक्ति प्रभाव से। और इस बात को जीवन शक्ति सिद्धांत बोला गया। क्या बोला गया? जीवन शक्ति सिद्धांत। क्या बोला गया? जीवन शक्ति सिद्धांत, इस बात को बोला गया। इतनी बात क्लियर? चलिए अब आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चलिए अब वही बात, जहां केमिस्ट्री वहां अपवाद। तो एक वैज्ञानिक, अब इसके जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है कि कार्बनिक पदार्थ महान शक्ति प्रभाव से बनते हैं। तो इसके अपवाद वही, जहां केमिस्ट्री वहां अपवाद। तो बोकर नामक एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम क्या था? बोकर। उसने यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर दिया। किसका निर्माण? यूरिया। तो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ होता है, यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ होता है, आपको पता ही है, हम पीछे पढ़ के आए हैं थोड़ा बहुत यूरिया के बारे में। तो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। बर्जीलियस ने क्या बोला था कि महान शक्ति से आप कार्बनिक पदार्थों को बना सकते हो, लेकिन बोकर ने कहा कि नहीं, मैं तो इसको प्रयोगशाला में मैंने तो यूरिया बना दिया, मैंने आपकी बात को गलत साबित कर दिया, मैंने आपकी बात को गलत साबित कर दिया। ठीक है, तो यूरिया का निर्माण बोकर ने किया, कहां पर? प्रयोगशाला में, लैब में। कैसे किया? तो उन्होंने लिया NH4 के ट्वाइस SO4, नाम क्या होता है इसका? अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। तो मैं, अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हो ना, अगर आप केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हो, तो जितने भी सूत्र होते हैं उनको साथ के साथ आप लिखते चला करो, चाहे आपको वो सूत्र आते हैं चाहे आपको वो नहीं आते। साथ के साथ आप सूत्र को लिखते चलते तो आपको सूत्र बनाने आ जाते हैं, आपको सूत्र का कंसेप्ट पता लगने लग जाता है। चलिए उसके बाद में अमोनियम सल्फेट की उन्होंने अभिक्रिया करवाई पोटेशियम साइनेट से। किससे? पोटेशियम साइनेट से। जब अमोनियम सल्फेट की पोटेशियम साइनेट से अभिक्रिया करवाई तो 2NH4 CNO और K2SO4 प्राप्त हो गया। उसके बाद में आपको यूरिया प्राप्त हो गया, NH2CO NH2। तो ये यूरिया का सूत्र, इससे उन्होंने यूरिया प्राप्त कर दिया। ठीक है, ये समीकरण याद रख लेना भाई, आगे काम आ सकती है। थोड़ा अगर टफ क्वेश्चन पूछता है तो, अगर इजी क्वेश्चन पूछता है तो ये समीकरण नहीं पूछेगा, अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाता है तो ये समीकरण वो पूछ सकता है। अब एक वैज्ञानिक तो दूसरा एक और आ गया। कोलवे कहता है कि मैं थोड़ा कम थोड़ी हूं, फिर बोकर से मैं कम थोड़ी हूं, मैं भी उससे ज्यादा हूं। तो इन्होंने 1844 में, कब? 1844 में एसिटिक अम्ल की खोज कर दी थी। किसकी खोज कर दी? एसिटिक अम्ल की। कमेंट सेक्शन में आप एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखोगे, कमेंट सेक्शन में आप एसिटिक अम्ल का सूत्र लिखोगे। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल का संश्लेषण किया। उसके बाद में बर्थलोट, बर्थलोट कहता कि 1856 में, यानी कि लगभग 12 साल बाद में मेथेन का संश्लेषण कर दिया। किसका? मेथेन का। बर्थलोट ने मेथेन का संश्लेषण कर दिया। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं अभी, कि मेथेन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किसने किया, एसिटिक अम्ल का प्रयोगशाला में संश्लेषण किसने किया, है ना। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए ये आपके लिए इतनी बातें हैं इंपॉर्टेंट। तो इसमें से देख लेते हैं अभी, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन, एक क्वेश्चन। उसके बाद में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन, कोई बड़ी बात नहीं है। बर्जीलियस ने कौन सा सिद्धांत दिया? जीवन शक्ति सिद्धांत। अपवाद बोकर यूरिया का निर्माण, कोलवे एसिटिक अम्ल का निर्माण और बर्थलोट मेथेन का निर्माण। ये 4 या 5 क्वेश्चन, इस इतनी बात से आपके 4 या 5 क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, फिर अपने आगे बात करते हैं इसके बारे में कि आगे किस वैज्ञानिक ने क्या बात बोली और आगे क्या हुआ इस केमिस्ट्री में। चलिए करते हैं शुरू। हाँ जी, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब किया गया वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो था वो 2 भागों में किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। एक तो था एलिफेटिक, कौन सा? एलिफेटिक। और दूसरा था चक्रीय।
चक्रीय। ठीक है, एक तो था एलिफेटिक यौगिक और दूसरा था चक्रीय। तो इनका मतलब है कि एलिफेटिक तो ऐसे होंगे और चक्रीय ऐसे होंगे, यानी कि ये बंद संरचना होगी और ये खुली संरचना। तो पहले अपने एलिफेटिक की चर्चा करते हैं। एलिफेटिक में क्या होगी संरचना? खुली संरचना। क्या होगी? खुली संरचना होगी। अब खुली का मतलब क्या है? अब जैसे ये यौगिक है कोई, सर ये यौगिक थोड़ी है, चलो मैं बताता हूं। CH3 CH2 CH3, ये आपस में कहीं ना कहीं ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ रहा है क्या? मतलब ये कोई एक सर्किल बना रहा है क्या, या ये आपस में बंद हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो इनकी संरचना, ऐसी संरचना क्या होती है? खुली संरचना होती है। ये सिरा भी खुला है, ये सिरा भी खुला है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये एलिफेटिक यौगिक है। संरचना कैसी है? खुली। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला में रहते हैं। तो ये परमाणु कार्बन का खुली श्रृंखला में है, ये भी खुली में है, ये भी खुली श्रृंखला में है, कोई बंद संरचना में नहीं है, यानी कि एक सर्किल नहीं बना रहे। ठीक है, तो एलिफेटिक यौगिक की क्या खास बात होती है कि कार्बन परमाणु होते हैं वो खुले रहते हैं, एक खुली श्रृंखला में रहते हैं। इनकी संरचना क्या होती है? ओपन होती है। ये इसकी मेन बात है एलिफेटिक यौगिकों को पहचानने की, ये इसकी खास बात है। और कोई बड़ी इसमें लंबी चौड़ी उलझने वाली बात नहीं है। बस इतनी सी बात याद रख लेना कि एलिफेटिक यौगिक क्या होंगे? खुली संरचना होगी, खुली संरचना होगी, कार्बन परमाणु खुली संरचना में रहेंगे। यहां तक क्लियर सभी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद में श्रृंखला, अब इसकी दो श्रृंखलाएं बनती है। श्रृंखला कैसी बनेगी? दो बनेगी। एलिफेटिक की दो श्रृंखला बनेगी। कैसी बनेगी? दो। या तो श्रृंखला क्या होगी? सीधी, या होगी शाखित। या तो श्रृंखला क्या होगी? सीधी होगी, और या क्या होगी? शाखाएं। तो पहले सीधी श्रृंखला की बात कर ले, तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो यह श्रृंखला बिल्कुल सीधी है। कोई इधर उधर कार्बन लगे हुए हैं क्या? नहीं, एक सीधी श्रृंखला में कार्बन लगे हुए हैं, तो इसे बोलते हैं सीधी श्रृंखला, और इसका नाम होता है ब्यूटेन। सर आपको तो पता है कि इसका नाम ब्यूटेन है, हमें कैसे पता चलेगा इसका नाम ब्यूटेन है? आपको तो याद है, आपने तो रट्टे मारे हुए हैं, किताब में से देखा हुआ है, आप तो किताब में से देख के पढ़ाते हो, है ना? तो आपको तो पता है इसका नाम ब्यूटेन है, हमें कैसे पता लगेगा? बात तो सही है आपकी। चलो, उस पर चर्चा करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। सीधी श्रृंखला समझ में आई? हाँ जी सर, ये तो आ गया। अब थोड़ी सी शाखित संरचना की बात कर ही लेते हैं, फिर आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। CH3 CH CH3 CH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। लेकिन अगर मैं इसकी सीधी श्रृंखला बनाऊं तो ये तो सीधी बन गई, लेकिन एक शाखा भी तो निकल रही है। ये एक शाखा निकल रही है ना इधर? हाँ जी सर, निकल रही है। नहीं सर, हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे, हम तो ऐसे बना देंगे। ऐसे बना लो, क्या दिक्कत है? लेकिन फिर ये इधर भी तो शाखा निकल रही है। तो ऐसे अगर आपको संरचना दिखाई दे तो वो हो जाएगी शाखित श्रृंखला। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। वैसे इसका आइसोब्यूटेन भी नाम होता है, एक बार आप इसका नाम और भी बना सकते हो, 2 मेथिल प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन भी इसका नाम होता है, लेकिन इजी आपको आइसोब्यूटेन याद रखना है। क्या रखना है? आइसोब्यूटेन याद रखना है। अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि हम इस कार्बनिक रसायन में बस ऐसे यौगिकों की बात करेंगे, CH3 CH3 CH3, है ना? ऐसे यौगिकों की बात करेंगे और कोई इसमें बीच में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आपको मैं याद करवाता हूं कि सर आपको इसका नाम कैसे पता? आपको भी पता होगा, बस इस क्लास के अंतिम तक आपको भी सारे नाम याद हो जाएंगे। चलिए करते हैं आपको याद, इस चीजों को करवा दें, बहुत इजी है। चलिए अब आपको याद करवा ही देते हैं, फिर आपने बोल ही दिया तो। देखो, सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखो कि ये है कार्बन, कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरो, 1s2 2s2 2p2, ये आपने भर दिया।
अब इसको मैं बॉक्स बना के भी साथ एक बार ही बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चाहिए, एक यहां पे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे चाहिए। चलो इसकी एक संरचना और बताते हैं। ये है इसका नाभिक। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए, दूसरी कक्षा में 2 बना दिए s के और 2 बना दिए p के, लेकिन इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 2 3 4। जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो यह संतुलित हो जाएगा। जब इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो यह संतुलित होगा। हाँ जी सर, इतना भी हमें समझ में आ गया। अब अधिकतम इसकी संयोजकता कितनी होती है? इसकी संयोजकता होती है प्यारे बच्चों 4। कितनी संयोजकता होती है? संयोजकता होती है इसकी 4। सीधी सी बात है, ये 4 बंध बनाएगा, तो इसके ये बंध भी कितने बनाएगा? बंध भी ये 4 बनाएगा, चाहे वो ट्रिपल बंध हो, द्विबंध हो या सिंगल बंध। ठीक है, हाँ जी सर, इतना अब हमें समझ में आ गया है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये मान लीजिए सिंगल परमाणु, तो ये बंध मोस्टली हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। एक 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 एक, सिंगल बंध बना दिया इसने, 4 बंध बनाता है। अब यौगिक कोई भी अगर कंपाउंड है या कोई भी आपका तत्व है, उसको संतुलित होने के लिए उसके बाहरी कक्षक में पूरे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो ये इसके साथ बंध बना के संतुलित हो रहा है। ये मैं पीछे करवा चुका हूं, अब ये दोबारा नहीं कहूंगा कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको करवा चुका हूं। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है, आप पीछे वाली क्लासेस अगर रेगुलर देख रहे हो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको 4 बंध बनाने हैं, 4 ये बना रहा है। कार्बन कितने हैं यहां पर? 1। ये हो गया, इसका नाम होता है। अब यहां पर देखो, एक कार्बन है तो उसको कहेंगे मैथ। क्या बोलेंगे? मैथ। अब अगर यही 2 कार्बन है, अब 2 कार्बन आ गए तो यहां पर हाइड्रोजन कितने लगेंगे? 1 2 3, 1 2 3, है ना? यहां पर 4 थे, पर अभी इसी एक कार्बन के पास 3 दिन रह गए। अब यहां पर कार्बन कितने हैं? 2, इसको बोलेंगे एथ। ठीक है, इसी तरह से 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन, मतलब इस श्रृंखला में बना रहा हूं, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन और 10 कार्बन डेक। 10 तक याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। 10 तक आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है, याद करने ही पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है। करो फटाफट। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। करो करो फटाफट करो। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, अगर यहां पर मैं 7 कार्बन की श्रृंखला बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हेप्ट। इस तरीके से अगर मैं 6 की बना दूं, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो जाएगा? हेक्स। इस तरीके से आपको याद रखना। ठीक है, हाँ जी सर, इतना तो हमें समझ में आ गया, हम याद कर लेंगे कि एक कार्बन को बोलेंगे एथ, 2 कार्बन को बोलेंगे मैथ, 3 कार्बन, एक कार्बन को बोलेंगे मैथ, 2 कार्बन को बोलेंगे एथ, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रॉप, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन को बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन को बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्ट, 8 कार्बन को बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलेंगे नॉन और 10 कार्बन को बोलेंगे डेक। एथ, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर सिंगल लाइन है,
सिंगल लाइन है तो इसको बोलते हैं एकल बंध। क्या बोलते हैं? एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। अब जहां पर सिंगल बंध है कार्बन के बीच में उसको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। क्या बोलेंगे? एल्केन। अब कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बंध है या द्विबंध है, क्या है? द्विबंध। ये देखो दो बंध है ना कार्बन और कार्बन के बीच में, द्विबंध या डबल बॉन्ड, तो इसको बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन। और वहीं अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि त्रिबंध है, त्रिबंध है, तो उसे बोलेंगे एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। क्या बोलेंगे? एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। अब देखो ये मैंने यहां पर लिख दिया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो CH3 देखो खोल के बनाते हैं, C H H H H H H। क्या नाम होगा इसका? बनाओ। C एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलेंगे? एथ। बन गया, एथ बन गया। कहीं डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है? नहीं, क्या है? सिंगल बॉन्ड, तो एन। एथ प्लस एन, एथेन। एल्केन है ना, तो एथेन। चलो वहीं अब C डबल बॉन्ड C, तो अब इसकी तरफ अपने दो दो कार्बन ही जोड़ सकते हैं, दो दो हाइड्रोजन ही जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दिए। चार इसके पूरे, चार इसके पूरे, तो द्विबंध है तो क्या बोलेंगे? एल्कीन, तो लास्ट में इन लगा दिया। एथ है तो क्या बन गया? एथीन। क्या बन गया? एथीन बन गया। ट्रिपल बॉन्ड में देख लो भी, ये त्रिबंध लगा दिए, तीन तीन तो है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। एथ प्लस एल्काइन है तो लास्ट वाला आइन, तो क्या बन जाएगा? एथाइन। एथेन, एथीन, एथाइन। सभी बना के देखना, सभी के बना के देखना। कैसे बना के देखोगे? एक बता देता हूं, जैसे मैंने ये एथेन बनाया है, आपको प्रोप भी बनाना है, ब्यूट भी बनाना है, पेंट भी बनाना है, हेक्स भी बनाना है, हेप्ट भी बनाना है, ऑक्ट भी बनाना है, नॉन भी बनाना है और डेक भी बनाना है। ठीक, इस तरीके से आप सभी चीजें बनाओगे। इतनी समझ में आ गई चीजें? आगे बात करते हैं। अब यहां पर बात आई है कि ये जो आपका एल्काइन शब्द है, इसकी शब्द उत्पत्ति कहां से हुई? तो ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? एल्केन वाला, एल्कीन वाला। तो इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा में एक शब्द होता है एलिफोस। क्या नाम होता है? एलिफोस। और एलिफेटिक यौगिक की शब्द की बात कर रहा है, एलिफेटिक यौगिक की बात कर रहा है। तो एलिफेटिक शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है एलिफोस, जिसका अर्थ होता है वसा। क्या होता है? वसा। जिसका अर्थ क्या होता है? वसा होता है। ठीक है, बोर तो नहीं हो गए? पानी पी लो। नहीं पी लेता हूं। पानी पूनी पी लो आप भी थोड़ा सा, मैं पानी पी लेता हूँ 1 मिनट बस। वसा। अब देखो, अपनी बात कर रहे थे सॉरी भाई, एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता। तो सबसे पहले सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन में सबसे पहला यौगिक ये CH4, CH4, तो इसको ऐसे लिखते हैं CH4। इसका सभी को नाम पता है, मेथेन होता है। क्या होता है?
मेथेन होता है। सिंगल कार्बन सिंगल बंध मेथेन। मार्स गैस होती है, सभी को पता है, गोबर गैस होती है। एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता बोलते हैं CH4 को। अब इसके बाद में यहां से मैंने कार्बन हटा दिया, हाइड्रोजन हटा दिया, एक कार्बन लगाया, फिर एक लगा दिया, तो ये बन गया एथेन। यानी कि अब मैं इसके आगे कार्बन लगाता जाऊंगा, हाइड्रोजन हटाता जाऊंगा, कार्बन लगाता जाऊंगा, हाइड्रोजन हटाता जाऊंगा, कितना मर्जी लंबा चौड़ा खींच लूं, तो वो सारा के सारे जितने भी यौगिक बनेंगे वो कौन से बनेंगे? एलिफेटिक यौगिक बनेंगे। मतलब एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता है कौन? सबसे पहले एलिफेटिक यौगिकों की शुरुआत कहां से हुई थी? तो वो हुई थी CH4 से। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। ये शब्द भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता CH4। आगे बात करते हैं, ये होता है अपना एलिफेटिक यौगिक का कंप्लीट। अब अपने आगे बात करेंगे एरोमेटिक यौगिकों की या चक्रीय यौगिकों की। ये उससे भी इजी है, ये आपको समझ में आ गए तो एरोमेटिक यौगिक और भी इजी है। चक्रीय यौगिक बोलते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है? बंद होती है। संरचना कैसी होती है इनकी? बंद होती है। ये आपस में बंद संरचना बनाते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु चक्रीय व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, ये एक सर्किल में बंद रहते हैं, इसलिए इनको एरोमेटिक यौगिक। कार्बन समचक्रीय, कार्बन समचक्रीय, अगर वे यौगिक जो जिसमें कार्बन क्या होता है समान चक्र में रहते हैं, तो उसमें केवल क्या होता है? सिर्फ केवल कार्बन परमाणु होंगे और कोई भी नहीं होगा। क्या होंगे? सिर्फ कार्बन परमाणु होंगे, तो वो होते हैं एक एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक ये दो प्रकार के होते हैं भाई चक्रीय यौगिक। एक तो एरोमेटिक यौगिक, पहला एरोमेटिक, और दूसरा होता है आपका कौन सा होता है? दूसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक। उलझना नहीं है, उलझना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे? यहां मैंने एरोमेटिक इसलिए लिखा है क्योंकि इसको एरोमेटिक भी बोलते हैं, बाद में इसका प्रकार भी एरोमेटिक है, लेकिन अगर आप उलझ रहे हो तो चक्रीय यौगिक याद रखो। चक्रीय यौगिक के दो प्रकार, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। तो एरोमेटिक यौगिक की बात करते हैं। किसकी? एरोमेटिक यौगिक में क्या होगा? एरोमेटिक यौगिक की खास बात होगी उसमें सिर्फ 6 कार्बन होंगे। खास बात ये है, एरोमेटिक यौगिक की क्या खास बात है कि इसमें कार्बन परमाणु कितने होंगे? सिर्फ 6 ही होंगे। क्या होंगे? 6। कितने? 6। तो 6 को बनाओ भाई, एक, इसको बंद संरचना में करें, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, कितनी सुंदर संरचना बनी है, षटकोणीय टाइप, है ना? तो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता, लो भाई, डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दो, इस प्रकार की अगर संरचना बनेगी तो इसे बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो बेंजीन की संरचना देख लो भाई, थोड़ा सा अपने बेंजीन की संरचना को खोल के बनाते हैं थोड़ा सा। बेंजीन, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता बेंजीन। अगर आपको बेंजीन समझ में आ गई ना, फिर आपको सारा समझ में आ जाएगा। कार्बन 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 कार्बन, लो यहां पर डबल बॉन्ड, तो यहां पर हाइड्रोजन लगा दो सर, इसके 4 पूरे, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दो इसके पूरे, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दो इसके पूरे, और यहां पर हाइड्रोजन लगा दो इसके भी पूरे, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो इसके भी पूरे, यहां पर हाइड्रोजन लगा दो इसके भी पूरे। ये संरचना होती है बेंजीन की। हाँ जी सर, ये तो समझ में आ गई। एक तो ये देखो, एक एक छोड़ के यहां, यहां और यहां। आप इसको उल्टा भी लगा सकते हो सर, क्या हम इसको बंदों को घुमा सकते हैं? घुमा दो भी, आपके हाथ में पेन मार्कर है, कौन मना करता है आपको, है ना? आप ऐसे भी कर सकते हो। एक तरीका और है, 2, यानी कि मैं अब आपको थोड़ा सा बेंजीन की संरचना बनाकर बता देता हूं। आप ऐसे भी बना सकते हो, आप बेंजीन को ऐसे भी बना सकते हो। 3 तरीके से आप बेंजीन बना सकते हो, है ना? तो एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कौन होता है? बेंजीन। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फिनोल और एनिलीन। ये आपकी एरोमेटिक यौगिकों की बात होगी कंप्लीट। अभी ये हल्की फुल्की चीजें बताई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भागना मत केमिस्ट्री को छोड़ के, जिंदगी में कभी केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं आएगी, और क्लास को छोड़कर भाग गए तो भाई फिर दिक्कत ही दिक्कत है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। एरोमेटिक में क्या हो गया? सिर्फ 6 कार्बन होंगे, इसमें क्या हो सकते हैं?
कार्बन परमाणु 6 से कम भी हो सकते हैं और 6 से ज्यादा भी। अगर सिर्फ आपको 6 कार्बन परमाणु दिखाई दे रहे हैं तो आप सीधा सीधा लगा देना कि एरोमेटिक यौगिक है। और अगर 6 से कम 5 4 3, कम से कम 3 होने चाहिए एरोमेटिक यौगिक में, क्योंकि 2 कार्बन तो कोई चक्रीय संरचना बना ही नहीं रहे, 3 ही बनाएंगे ना, 3 ही कोई चक्रीय संरचना बनाएंगे, तो कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा कितनी मर्जी आप बना सकते हो उसको चक्रण में लेकर। ठीक है, तो कार्बन परमाणु या तो 6 से कम होने चाहिए और या 6 से ज्यादा। अगर ऐसी आपके पास संरचना है तो वो एलिसाइक्लिक में आएगी, और अगर आपके पास सिर्फ 6 कार्बन है तो वो एरोमेटिक में चली जाएगी। हाइड्रोजन परमाणु अधिक होंगे, हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, एरोमेटिक से ज्यादा होंगे। अब क्यों ज्यादा होंगे, द्विबंध नहीं पाए जाते वहां पर। बेंजीन में देखो, ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूं। बेंजीन में क्या था, हाइड्रोजन 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 लगा दिया। अब द्विबंध मैं यहां से हटा दूं, हटा दिए तो यहां पर भी हाइड्रोजन, 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 यहां पर भी हाइड्रोजन। अब ये एरोमेटिक यौगिक नहीं रहा, अब ये एरोमेटिक यौगिक नहीं रहा, क्यों, एलिसाइक्लिक यौगिक हो गया, क्यों, यहां पर द्विबंध भी नहीं है ना। तो ये इस बात को फॉलो कर रहा है, समझ भाई। तो द्विबंध नहीं पाए जाते। अब जहां पर द्विबंध नहीं होंगे तो सीधी सी बात है ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन परमाणु ज्यादा होंगे। चलो दोबारा फिर बना देते हैं। अब किसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ये बाहर मैंने हाइड्रोजन परमाणु को लिखा है, ठीक है, ये वाले कार्बन परमाणु है। अब सीधी सी बात है, यहां पर 2 हाइड्रोजन, 2 यहां पर 1 तो ये एरोमेटिक, ये एलिसाइक्लिक। इस तरीके से आप चीजों को याद कर। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोब्यूटेन को बनाओ भाई, 1 2 3 4, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब इसको बंदों को कंप्लीट कर दो, साइक्लोब्यूटेन बन गए। उसके बाद में साइक्लोपेंटेन को बना दो, 1 2 3 4 5, कर दो इसको कंप्लीट, 1 2 3 4 5, बन गए साइक्लोपेंटेन। तो ये एलिसाइक्लिक यौगिक है, ये एरोमेटिक यौगिक है। आपको ये संरचना बनानी आनी चाहिए, खुद बनाओगे अपने हाथों से फिर समझ में आएगी, ठीक है, उलझना नहीं है। अब करते हैं थोड़ी सी बची हुई आगे की बात। शायद कई बच्चों को यह क्लास बोरिंग लग रही होगी, लेकिन पेशेंस बना के देखना, यहां से क्वेश्चन फंसते हैं। एग्जामिनर कार्बनिक रसायन से, उसका ना लैब असिस्टेंट और नीट का तो फेवरेट है ये टॉपिक, यहां से क्वेश्चन उठाता है, क्योंकि ये चीजें याद ही नहीं हो पाती लेकिन करनी पड़ती हैं भाई। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम 11th क्लास में थे, हाँ 11th क्लास में 3 महीने तक हमें कार्बनिक रसायन में आईयूपीएससी करवाई गई थी। 3 महीने आईयूपीएससी, इतनी आईयूपीएससी करवाई गई, इतने ये मूलक, हाइड्रोजन, ये वो पता नहीं क्या क्या करवाया गया था। आज ये चीजें आसान लगती हैं प्रैक्टिस पे। कई बच्चों को ये केमिस्ट्री में इतने टफ लगते हैं, पता नहीं, वो हाइड्रोकार्बन को देख के ना भागते हैं ऐसे, पता नहीं क्या ही आगे आगे, कुछ नहीं है हाइड्रोकार्बन, समझने वाली चीज है, ठीक है। तो अब होते हैं मूलक, क्या, मूलक, यानी कि एरोमेटिक यौगिकों के ये ऊपर लगते हैं, एलिफेटिक के भी लगते हैं और एरोमेटिक के भी लगते हैं, तो ये मूलक होते हैं। तो मूलकों का क्या काम होता है, ये यौगिक के गुणों का निर्धारण करते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर एक हल्का सा एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर हुआ ना तो पूरे कंपाउंड का गुण चेंज हो जाते हैं, सारा का सारा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे। देखो C2H5, अगर यहां पे C2H6 होता तो ये क्या होता, एथेन होता, 2 कार्बन एथेन ही होता है, हाँ जी। अब आपको सर H6 कैसे, तो थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आ रहा होता ना, टाइम लगेगा थोड़ा सा, इसको खोल के बना लिया करो इस तरीके से। मुझे तो आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 5 6 HC2, तो ये क्या हो गया आपका, एथेन हो गया। लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं मैं, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो अब इसको यहां पर कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब यहां पर जो जुड़ेगा ना, यहां पर जो जुड़ेगा वो होगा मूलक, क्या वो होगा, मूलक, ठीक है। यहां पर जुड़ने वाला मूलक, जुड़ने वाला समूह है, क्या होगा, मूलक होगा, ये है समझे। अब यहां पर कोई भी आकर मूलक जुड़ गया तो वो इस पूरे सिस्टम का गुण चेंज कर देगा, पूरे के पूरे कंपाउंड का गुण चेंज कर देगा।
तो इसको अब बोलेंगे इतने कंपाउंड को इथाइल। क्या? इथाइल। या इथाइल की जगह आप एथिल भी बोल सकते हो, एथिल। ठीक है, इथाइल भी बोल सकते हो, एथिल भी बोल सकते हो। अब ये है, अब मैं इसके आगे C5 और यहां पर कर दूं OH। तो ये OH होता है हाइड्रोक्सिल समूह। क्या होता है? हाइड्रोक्सिल। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह है। ये याद रखने पड़ेंगे कि OH को हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। और इसका होता है एथिल। OH लगा दिया तो लास्ट में अपने को अल्कोहल लगाना पड़ेगा, एथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या एथे। OH लग गया, नॉल, एथेनॉल, यानी कि लास्ट में आप ऑल लगाओगे। जहां पर आपको OH मूलक मिल जाए ना, या तो आप अल्कोहल लगाओगे या आप ऑल लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑल। तो C कार्बन दो तो क्या बोलते हैं उसको? एथ, एथेन। दो कार्बन को क्या बोलते हो? एथेन प्लस ऑल। रवि सर ने आपको सिखाई होगी संधि विच्छेद वगैरह, तो आप इसको कर दो, मुझे तो ज्यादा आती नहीं है। एथेनॉल, एथेनॉल। तो ये वही एथेनॉल है, शराब में यही अल्कोहल पाया जाता है। कभी आपसे कोई पूछे कि शराब में क्या पाया जाता है, तो आप बोल देते हो अल्कोहल होता है जी। अल्कोहल जो मैंने अभी आपको 10 बताए ना, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, नॉनेनॉल, डेकेनॉल, वो सारे के सारे अल्कोहल हैं। लेकिन शराब में सिर्फ अल्कोहल पाया जाता है। अगर आपने मेथेनॉल पी लिया वो जहरीली शराब हो जाती है। मेथेनॉल जहरीली शराब होती है, उस पर मैं चर्चा कर चुका हूं कि वो जहरीली शराब कैसे बनती है ना। तो कभी आपसे पूछे कि शराब में क्या पाया जाता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि अल्कोहल पाया जाता है। हाँ, होता वो अल्कोहल ही है, लेकिन आप अल्कोहल नहीं कह सकते। अगर आप साइंस के स्टूडेंट, आप उसको सामने से बोलो एथेनॉल पाया जाता है इसमें, शराब में एथेनॉल होता है, ये वाला देख लो। किताब वाले ने पहले ये दिया है, सबके दिमाग में यही चलता है 24 घंटे, एथेनॉल। चलिए, एथेनॉल। अब OH समूह अगर आपने लगाया है तो क्या होगा? ओल या अल्कोहल, ओल या अल्कोहल। अब ये सारे के सारे प्रतिस्थापित समूह आपको याद रखने पड़ेंगे, मूलक आपको याद रखने पड़ेंगे भी, कोई इलाज नहीं है। ठीक है। उसके बाद में CHO, C डबल बॉन्ड OH। तो यहां पर एक जगह खाली है, एक जगह खाली है ना, तो ये मूलक हो गया या प्रतिस्थापित समूह हो गया। इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है एल्डिहाइड। क्या होता है? एल्डिहाइड। यानी कि जितने भी होंगे ना उसमें एक बंद खाली रहेगा, तभी तो आपका यहां पर कुछ ना कुछ जुड़ेगा, है ना। जुड़ेगा कौन? कार्बनिक मूलक। उसके बाद में CHO हो गया, तो CHO को CHO, इसको आप CHO सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन आप अभी फ्रेशर हो तो मैंने आपको इसको ओपन करके बताया। कार्बन हमेशा 4 बंद नहीं बनाएगा, ठीक है, इधर एक जगह आकर जुड़ेगा, इसलिए इसको अलग दिखाया गया है। उसके बाद में CO, ठीक है, इधर OR, COOR, COOR, ठीक है। अब ये R का मतलब होता है एल्किल समूह। क्या मतलब होता है? एल्किल। वही, चाहे CH3 जुड़ जाए, चाहे C2H5 जुड़ जाए, C3, उसके बाद में आगे इसको करते रहना, ठीक है। इसमें C3 3 और 3 6 और 2 8, S7 जुड़ जाए, है ना। इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हो। तो R का मतलब होता है एल्किल समूह है। जहां पर आपको R दिख जाए वहां पर आपको इनमें से कोई भी एल्किल समूह हो सकता है आपका, 10 तक, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखो, तो इसको क्या बोलते हैं? R को एल्किल समूह है, तो COOR को क्या बोलोगे? इसको बोलोगे आप एस्टर। क्या बोलोगे? COOR, इसको बोलोगे आप एस्टर। क्या बोलोगे? एस्टर बोलोगे। उसके बाद में NH2, वैसे तो NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है, लेकिन NH2, NH, ये एक जगह खाली, तो इसको बोलेंगे अब एमीन। क्या बोलेंगे? एमीन, एमीन समूह है। NO2 नाइट्रो, R बता ही दिया एल्काइल्स। CN को बोलेंगे साइनो, CN को क्या बोलेंगे? साइनो, CN साइनो। C6H5 फिनाइल, C6H5 को क्या बोलेंगे? फिनाइल बोलेंगे, फिनाइल समूह है ये। उसके बाद में CO,
CH3 को एसिटाइल, COCH3 को बोलेंगे एसिटाइल। क्या बोलेंगे? एसिटाइल, एसिटाइल। उसके बाद में COC6H5 को बोलेंगे बेंजोइल, COC6H5 को बोलेंगे बेंजोइल। ठीक है। उसके बाद में NOH को बोलेंगे ऑक्साइन। क्या बोलेंगे? ऑक्साइन। इसको मैंने दो चार आपको खोल के बता दिए, आपको खुद को खोलने अभी ये सारे कि नाइट्रोजन कितने बंध बनाता है, ऑक्सीजन कितने बंध बनाता है, हाइड्रोजन कितने बंध बनाता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। SH को बोलेंगे मरकैप्टन, R को बोलते हैं इथर, ये बड़ा हमें R को बोलते हैं इथर, और CO इसको बोलते हैं कीटोन। इस पर आपको थोड़ी सी चर्चा करके बताता हूं मैं आपको, ये मुझे अभी तक याद है। RCOOR, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों कीटोन, कीटोन बोलते हैं इसको। हमें कैसे याद है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। 12th क्लास का पहला दिन, पहली क्लास और पहला स्टूडेंट मैं ही था, मतलब फ्रंट बेंच पर बैठता था। हमारे केमिस्ट्री वाले सर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम उनकी। तो मेरे से पूछा भी, हाँ ये सूत्र बताओ, किसका सूत्र होता है? मैंने CH3 बोलकर कहानी बोल, उन्होंने चांटा मारा। उसके बाद में मेरे साथ में मेरा फ्रेंड खड़ा था, उससे पूछा, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि सरमन तो कौन हुआ है, उसके दो। मतलब पूरी क्लास इसका जवाब नहीं दे पाई। सर ने पूरी क्लास को फिनिश किया। अगले दिन उन्होंने एक बात बोली कि आप पूरी केमिस्ट्री भूल जाओगे लेकिन ये सूत्र कभी नहीं भूलोगे, और बोर्ड एग्जाम में ये सूत्र 1 नंबर का पूछा जाएगा। और ये सूत्र पता है किसका था? एसीटोन का। हमें पूछा था कि एसीटोन का सूत्र क्या होता है, हमें ये पूछा था कि एसीटोन का सूत्र क्या होता है। तो एसीटोन का सूत्र ये होता है, इसका IUPAC नाम भी हमें साथ के साथ याद हो गया, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो इस तरीके से हमें ये चीजें याद करवाई गई थी। ठीक है। तो कभी भी अगर आप अभी फ्रेशर हो, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर आपको टीचर डांटता है या आपको हल्की फुल्की मार भी देता है तो उनकी बात का गुस्सा मत किया करोगे टीचर ने मेरे मार दी। मैं आपको लिख के देता हूं, अगर आपके किसी क्वेश्चन पर आपके टीचर ने मारा हो, आप जिंदगी भर वो क्वेश्चन नहीं बोलते, क्योंकि आप जब आप वो क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, तो आपके सामने उस टीचर का चेहरा आ जाता है कि हाँ सर ने इस टॉपिक पे मुझे ही मारा था। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला है RCOOCOR, एनहाइड्रेट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लेना, और ये सूत्र तो याद कर ही लेना, मुझे याद करवाए तो आप कुछ ना कुछ खास बात होगी ना। CONH2 एमाइड, Cl को क्लोरो बोलते ही हैं, बहुत बार करवा दिया। NC को आइसोसाइनो, CH2CH को विनाइल, CH2C6H5 को बेंजाइल, NH2 को हाइड्रोजन, NHCOR को एनिलाइट। ये होते हैं आपके प्रतिस्थापी समूह है जो आपको याद करने हैं। आपको होमवर्क क्या क्या करना है? पहले तो मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट और नॉन और डेक, उसके एल्केन बनाने हैं, एल्काइन बनाने हैं, एल्कीन बनाने हैं। उसके बाद में आपको एथेन को लेकर एथेन उठा लेना है, यानी कि आपने क्या उठाना है? C2H5, OH लगाया, क्या बन गया? एथिल एल्कोहल। उसके बाद में CHO को लगा लो, एथिलएल्डिहाइड एस्टर। इस तरीके से आप चीजों को लगाओ और अपने आप क्वेश्चन करो। ठीक है। ये आप कर लोगे तो इसके आगे के पढ़ने में आपको और मजा आएगा। ठीक है। तो मैंने बहुत प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का। 11th 12th जो बच्चे फ्रेशर 11th के हैं वो इस टॉपिक को देखेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि शुरुआती चीज यही होती है। अगर आप 10th पास आउट करके आए हो, 11th में साइंस लेना चाहते हो, तो ये चीजें आपको, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको खुद पर बीती हुई बता रहा हूं। अगर आप साइंस के क्लास में एंट्री करते हो, आपको पता है, रियलिटी बताता हूं, जब आप साइंस में प्रवेश लेते हो ना, आपको ना तो बायोलॉजी की स्पेलिंग आती होती है, ना केमिस्ट्री की और ना फिजिक्स की। 6 महीने तक मुझे भी, जब मैं 11th क्लास में था, 6 महीने तक मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्पेलिंग नहीं याद हुई थी, कंफ्यूज हो जाते थे। हमें पता ही नहीं होता था कि फिजिक्स रसायन को बोलते हैं या भौतिक को, फिजिक्स को रसायन विज्ञान बोलते हैं, भौतिकी विज्ञान। हमने फिर उस कॉपी पे लिखा था अलग से भी, फिजिक्स भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। ठीक है। फिर उसके बाद आगे पार्ट होते थे कि कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं,
और अकार्बनिक रासायनिक विकरण को इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये चीजें लिख लिख के हमें कॉपी पे हमें ये चीजें याद हुई थी। तो एकदम से कोई नहीं सीखता, धीरे धीरे चीजें सारे सीखते हैं। तो अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, शुरुआत में अगर आपने साइंस ली, अब साइंस नाम सुनते बच्चे क्या करते हैं, फटाफट हम तो साइंस लेते हैं। जैसे ही जाते ही पहली क्लास में इनसे सामना होता है, जाते ही क्लास में ग्रांटेड है, इससे ही सामना होता है, इससे या तो इससे और या आवर्त सारणी से, इन दोनों से ही सामना होता है। इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पता नहीं उनको लगता है, फिर वो अपने दोस्त को फोन करते हैं, अरे भाई मैं फंस गया, मुझे निकाल यहां से, है ना। फिर वो भागता है, वो आर्ट वाला उसका दोस्त है वो लेके जाता है। ठीक है, तो अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर थोड़ा दिन तो टिकना पड़ेगा। अगर नहीं इंटरेस्ट है तो कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं होता, मैं ऐसे नहीं बोल रहा आर्ट बुरी होती है, आर्ट बहुत अच्छी सब्जेक्ट, आपको आगे जीके में बहुत काम आती है। ये मैंने उसकी देखी है, बहुत अच्छी चीज है आर्ट्स की, क्योंकि आपकी फिर जियोग्राफी होती है, हिस्ट्री होती है, इकोनॉमिक्स होती है, आपकी पॉलिटी होती है। तो आप 11th-12th में अगर आपके पास आर्ट होती है तो आगे कंपटीशन में आपको बहुत इजी हो जाता है। अब मुझे साइंस आती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही जीके के सामने आते ही आता है, ऐसे कितना आगे हो जीके वो होते हैं। अब आर्ट वालों को बच्चों को जीके आसान लगता है, वो साइंस टफ लगती है, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसका सामना करोगे तो आपको कॉमर्स साइंस बहुत इजी हो जाएगी, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज, इन चीजों को साथ के साथ करते रहना। अगर आप 11th क्लास में हो, ठीक है, और अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो पेशेंस बना के कम से कम साइंस के अंदर आपको कुछ भी ना है 2 महीने क्लास के अंदर निकाल लेना, भागना मत। एडमिशन तो बहुत लेते हैं, बाद में वहां से साइंस से कोई कॉमर्स में भागता है, कोई आर्ट्स में भागता है, और कुछ बच्चे से आर्ट्स से भी साइंस में आते हैं, जिनको बच्चों को इंटरेस्ट होता है। 11th में आर्ट्स होती है, 12th में वो साइंस आते हैं और अच्छा करते हैं। तो बात इंटरेस्ट की होती है, तो इंटरेस्ट पैदा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी हम आपके साथ परेशान होने वाली जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।